1921 में पूरा राष्ट्र ब्रिटिश शासन के खिलाफ हो गया था। लोग अपने जाति और धर्म के भेदभाव को भूलकर ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए एक साथ हो गए थे। गांव में, नगरों में और हर जगह स्वदेशी आंदोलन भड़क उठा। हर तरफ लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाने लगी और लोग धरने व प्रदर्शन करने लगे। भारतीय जनता को इस तरह जागरूक देखकर ब्रिटिश सरकार घबरा गई, क्योंकि भारतीयों की इस जागरूकता से ब्रिटिश सरकार का भारी नुकसान हो सकता था। क्योंकि अगर भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए सामानों का उपयोग नहीं करेगी तो उनकी अर्थव्यवस्था टूटने लगेगी। इतना ही नहीं, विदेशी सामानों के इस बहिष्कार से ब्रिटेन शेयर मार्केट में भी गिरावट आने लगी। इस वजह से ब्रिटेन इस आंदोलन को जल्दी समाप्त करने के लिए भारतीय ब्रिटिश सरकार पर निरंतर दबाव बनाने लगी। ब्रिटिश सरकार इस क्रांति को जल्द से जल्द कुचलना चाहती थी, लेकिन कोई रास्ता सामने नहीं आ रहा था। ब्रिटिश सरकार तरह तरह के जुल्म करने लगी और क्रांतिकारियों पर बंदिशें लगाने लगी। लोगों को तरह तरह की यातनाएं भी देने लगी। नतीजन पूरे भारतवर्ष में आंदोलनों, हड़तालों, धरनों और जुलूसों का सैलाब सा आ गया। सारा देश ब्रिटिश सत्ता के सामने अपनी छाती चौड़ी करके खड़ा हो गया था। क्रांति की चिंगारी जो लोगों के दिलों में सुलग रही थी, वे अब ज्वाला बनकर सारे देश में फैल चुकी थी। हर देशवासी इस क्रांति का हिस्सा बन चुका था, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों या फिर जवान। हर किसी के दिल में अपनी मातृभूमि और अपने राष्ट्र के लिए प्यार उमड़ने लगा था। चंद्रशेखर जी लोगों में आए इस परिवर्तन को ध्यान से देख रहे थे। उस समय उनकी आयु लगभग 15-16 वर्ष की थी और अब उनका हृदय भी इस राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए मचलने लगा। अपने देश की सेवा करने के लिए उनके अंदर उत्साह बढ़ता जा रहा था। अपने आसपास के वातावरण से अब वे काफी सारी बातें ग्रहण कर रहे थे। अब उन्होंने सत्याग्रहियों के साथ मेलजोल भी बढ़ा दिया था और जहां भी जुलूस, हड़तालें या प्रदर्शन होते, वे वहां पहुंच जाते थे। क्रांतिकारियों के साथ रहते रहते अब वह उनके रंग में रंगने लगे थे और वे और भी निर्भीक हो गए थे। अब वे अन्याय के प्रति और भी जागरूक हो गए थे और वे किसी भी अन्यायपूर्ण कार्य का प्रतिरोध करने से पीछे नहीं हटते थे। एक दिन वे कहीं जा रहे थे और रास्ते में धरना चल रहा था। इसी बीच पुलिस आ गई और पुलिसकर्मी धरना देने वाले सत्याग्रहियों को डंडों से पीटने लगी और उन्हें निर्दयता से सड़क पर घसीटने लगी। अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर उनका खून खौल उठा। वे इस प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने देखा कि एक पुलिस अधिकारी सभी पुलिस वालों को नियंत्रित कर रहा था। चंद्रशेखर जी ने गुस्से में आकर एक पत्थर उठाया और खींचकर उस पुलिस अधिकारी के माथे पर दे मारा। पुलिस अधिकारी के माथे से बड़ी तेजी से खून बहने लगा और वे लहूलुहान हो गया। उस समय यह एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि पुलिस अधिकारी को पत्थर मारकर घायल कर देना कोई साधारण बात नहीं थी। इस घटना से पुलिस कर्मियों के बीच खलबली मच गई। अब सत्याग्रहियों को छोड़कर पुलिस पत्थर मारने वाले को खोजने लगी। इसी बीच चंद्रशेखर सबकी आंखों में धूल झोंक कर निकल भागे। चंद्रशेखर जी अपने माथे पर टीका लगाया करते थे और इस घटना के समय भी उनके माथे पर टीका लगा हुआ था। पुलिस का एक दल सारे नगर में उस टीकाधारी बालक की तलाश में लग गया और आखिर में वो दल चंद्रशेखर जी के ठिकाने पर पहुंच गया। चंद्रशेखर जी का कमरा बहुत सारे क्रांतिकारियों के चित्रों से सजा हुआ था। सिपाही ने ध्यान से कमरे में अपनी नजर दौड़ाई। तभी उसकी दृष्टि चंद्रशेखर और उनके माथे के तिलक पर गई। वह तुरंत समझ गया कि ये वही लड़का है। उस सिपाही ने तेजी से आगे बढ़कर चंद्रशेखर जी के हाथों में हथकड़ियां डाल दी। जब चंद्रशेखर जी के हाथों में हथकड़ियां डाली गईं, तो उनका मन जरा भी विचलित नहीं हुआ। ना ही उनके माथे पर कोई शिकन थी और ना ही चेहरे पर डर।
उन्होंने बिना किसी विरोध के हथकड़ियां पहन ली। उसके बाद उन्हें थाने लाया गया और पुलिस अधिकारी ने सोचा शायद जोश में आकर इस छोटे से लड़के ने ऐसी हरकत कर डाली है, लेकिन थोड़ी सी सजा मिलते ही इस लड़के की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। पुलिस अधिकारी ने उन्हें हवालात में बंद कर दिया और वह खुद सोने चला गया। उस समय इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी कि उस सर्दी में खून जम जाए। चंद्रशेखर उस समय सिर्फ एक लंगोट और कुर्ते में थे। इसके अलावा उनके पास ना तो कुछ ओढ़ने के लिए था और ना ही कुछ नीचे बिछाने के लिए। पुलिस अधिकारी ने सोचा कि यही उनकी सजा है और जब रात में ठंड लगेगी तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी। दोस्तों, लेकिन पुलिस शायद ये नहीं समझ पाई थी कि जिनकी रगों में अपने देश के लिए प्यार होता है ना, वे बर्फ क्या आग की तपिश को भी सहन कर जाते हैं। और फिर यहाँ तो क्रांति की ज्वाला जल रही थी। आधी रात के वक्त जब थानेदार की नींद खुली तो उस समय तापमान और भी गिर चुका था। उस थानेदार ने सोचा कि जरा चलकर उस लड़के को देखा जाए। जब वह वहां पहुंचा तो जेल की सलाखों के पीछे जो दृश्य उसने देखा तो उस थानेदार के रोंगटे खड़े हो गए। उस समय चंद्रशेखर जी मात्र एक लंगोट पहनकर दंड बैठक कर रहे थे और इतनी सर्दी में भी उनका सारा शरीर पसीने से तर हो गया था। इतनी कम उम्र में उनकी हिम्मत और जोश देखकर थानेदार दंग रह गया था। वह थोड़ी देर तक उन्हें देखता रहा और फिर वह वहां से बिना कुछ कहे चुपचाप चला गया। उन दिनों काशी में एक नया मैजिस्ट्रेट आया था। उनका नाम था खेरफाट और वे पारसी थे। अपनी कठोरता के लिए वह पहले से ही बहुत बदनाम था और क्रांतिकारियों के लिए उसका व्यवहार जरूरत से ज्यादा कठोर था। अगले दिन चंद्रशेखर जी को भी इसी मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाना था। जब अगले दिन अदालत शुरू हुई तो अपने सामने कटघरे में एक सुंदर तथा गठीले बदन के लड़के को देखकर उस निर्दयी और कठोर न्यायाधीश को भी दया आ गई। मैजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर जी से पूछा, लड़के तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रशेखर जी ने निडरता और गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया, आजाद। मैजिस्ट्रेट ने फिर से पूछा, पिता का नाम? स्वतंत्रता। चंद्रशेखर जी ने फिर से जवाब दिया। अपने प्रश्नों के इस तरह उत्तर मिलने से मैजिस्ट्रेट हैरान हो गए और उन्होंने एक बार फिर से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर जी ने निडरता से कहा, जेल खाना। ये उत्तर सुनकर मैजिस्ट्रेट गुस्से से लाल हो गया और उसने चंद्रशेखर जी को 15 बैंतों की सजा सुनाई। दोस्तों, इतने से अपराध की इतनी बड़ी सजा सुनकर लोग दंग रह गए। उस समय बैंतों की ये सजा बहुत भयानक होती थी और चंद्रशेखर जी के कोमल शरीर के लिए तो ये काफी बड़ी सजा थी। उस समय शरीर पर बैंत ऐसे ही नहीं लगाए जाते थे। जल्लाद बैंत को तेल में भिगोता था और जब वह शरीर पर पड़ता था तो मानो शरीर की चमड़ी ही उधड़कर बाहर आ जाएगी। इन बैंतों की मार से अच्छे अच्छों का धैर्य टूट जाता था। उन दिनों बनारस जेल का निर्दयी जेलर किसी शैतान से कम नहीं था। जब इस जेल में जाने की बात आती तो बड़े बड़े कैदी भी हिम्मत हार जाते थे। जब चंद्रशेखर जी को बैंत लगाने की बारी आई तो उन्हें एक खंबे से बांध दिया गया। उनके मन में और चेहरे पर डर के भाव बिल्कुल नहीं थे। राष्ट्रभक्ति उनके तन और मन में बस चुकी थी। जेलर का ऐसा ख्याल था कि 2 बैंत पड़ते ही अभी इस लड़के की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। उसके बाद जेलर ने जल्लाद को बुलाकर उसे बैंत लगाने का आदेश दिया। जल्लाद ने तेल से भीगा बैंत चंद्रशेखर की पीठ पर दे मारा और सटाक की आवाज के साथ पहले बैंत के साथ ही पीठ की चमड़ी का मांस निकलकर बैंत के साथ आ गया, लेकिन मुंह से आह निकलने की बजाय उस नौजवान के मुंह से भारत माता की जय निकला। ये सुनते ही जल्लाद और जेलर हैरान हो गए और जेलर को बहुत गुस्सा आया और उसने जल्लाद की तरफ गुस्से से देखा। इस पर जल्लाद ने अपनी पूरी ताकत लगाकर फिर से बैंत मारा, जिसकी गूंज पहले वाले बैंत से भी ज्यादा थी और इस बार फिर से चंद्रशेखर जी ने कहा, भारत माता की जय। पीठ की चमड़ी पूरी तरह कट कर लटक गई और वहां से खून की धार बह उठी।
वीर चंद्रशेखर के चेहरे पर ना तो कोई पीड़ा का भाव था और ना ही आंखों में दर्द। जल्लाद को समझ नहीं आ रहा था कि इस 15 साल के लड़के में ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उसकी रक्षा कर रही थी और उसे पीड़ा से बचाए हुए थी। सारे वातावरण में बैंत की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। बैंत खाते खाते उनकी पीठ पर बड़े बड़े घाव बन गए थे, लेकिन अब भी चेहरे पर ना कोई दर्द ना दुख का भाव था। वहां खड़े लोग उस अद्भुत बालक को आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। अब वहां पर मां भारती के शूरवीर सपूत को देखने के लिए और उसका स्वागत करने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जो उनके बाहर आने का इंतजार कर रही थी। और जैसे ही चंद्रशेखर जी बाहर आए तो सारा वातावरण मां भारती की जय और आजाद अमर रहे के नारों से गूंज गया और लोग उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। बनारस के उस ज्ञानवापी मोहल्ले में जहां चंद्रशेखर जी का निवास था, वहां पर एक क्रांति की लहर उमड़ आई और सभी ने वहां पर शाम को एक विशाल सभा का आयोजन किया। पूरे नगर से, हर जगह से लोग, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े या फिर जवान, इस सभा की तरफ जा रहे थे ताकि वे शूरवीर क्रांति के महानायक के दर्शन कर सकें। शाम को हजारों की संख्या में लोग इस सभा में एकत्रित हो गए। आजाद जब मंच पर आए तो उन्होंने वहां आए लोगों का अभिवादन किया और लोगों ने चारों तरफ से उन पर फूल बरसाए। लोग भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। सारी सभा नारों से गूंज उठी। उस समय मर्यादा नाम की एक पत्रिका थी जिसके प्रकाशक शिव प्रसाद गुप्त थे। अगले दिन उस पत्रिका में आजाद का चित्र छपा और साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार की क्रूरता के बारे में लोगों को उजागर करने के लिए एक लेख प्रकाशित किया गया। इस घटना के बाद चंद्रशेखर जी बहुत लोकप्रिय हो गए और वे वीर चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाने लगे। इस घटना के बारे में चंद्रशेखर के पिताजी को जब पता चला तो वे बहुत परेशान हो गए और वे तुरंत अपने बेटे के पास बनारस पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने चंद्रशेखर जी को समझाया कि वे वापस अपने घर चले, जहां उनकी मां भी उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन चंद्रशेखर जी निश्चित कर चुके थे कि वे अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराकर ही रहेंगे। उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, निश्चित ही मेरी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही है, लेकिन यहाँ पर भारत माता पर जो जुल्म हो रहे हैं वो इंतजार कर रही है कि कब उसे इन गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति मिलेगी। अब भारत माता की आजादी ही एकमात्र उनका मकसद था। उन्होंने अपने पिताजी से कहा, उनका जमीर नहीं मानता कि वे अपनी मातृभूमि का त्याग कर दे। अब तो जीना भी भारत माता के लिए है और मरना भी भारत माता के लिए। आप मुझे बस अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए आशीर्वाद दें। आजाद के पिता उनके सामने कुछ ना कह पाए। वे सोच रहे थे कि अब उनके सामने उनका पुत्र नहीं खड़ा, बल्कि भारत माता का पुत्र आजाद खड़ा है, जो मोह माया से परे है और जो जीवन बंधन से मुक्त है। उन्होंने अपने पुत्र को मन ही मन आशीर्वाद दिया और कहा, ईश्वर करे कि तू अपने उद्देश्य में सफल हो। उसके बाद उनके पिताजी ने कहा, अब मैं जा रहा हूं और आज के बाद तेरे लक्ष्य के बीच में कभी नहीं आऊंगा। इतना कहते ही सीताराम जी की आंखों से आंसू आ गए और वे वहां से चले गए। चंद्रशेखर जी भी खामोश खड़े अपने पिता को जाते देख रहे थे। उनकी आंखें भी नम हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पी लिया था। दोस्तों, वाकई इन पराक्रमी शूरवीरों को नतमस्तक है, जिन्होंने देश के हित के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया था। देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपने परिवार को छोड़ पूरी मानवता के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया था। चंद्रशेखर जी भी क्रांति की इस डगर पे निकल पड़े थे। बहुत ही जल्द उनकी मुलाकात एक ऐसे क्रांतिकारी दल से होने वाली थी जिनका एकमात्र उद्देश्य था भारत की आजादी। कौन सा था ये क्रांतिकारी दल और कैसी रही होगी आजादी की आने वाली यात्रा, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ आजादी के इस अनोखे सफर पर।